बॉलीवुड पर आजकल एक नया रंग चढ़ चुका है नरेंद्र मोदी के प्यार का। मुझे लगता है कि ये ट्रू लीडर का एक सही रूप है। सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। ये है विक्रांत मैसी, इस समय बॉलीवुड के सबसे इन डिमांड एक्टर्स में से। और 2020 तक विक्रांत थोड़े एंटी बीजेपी ट्वीट्स कर रहे थे, खुद को नेशनलिस्ट बता रहे थे, देश में हो रहे रेप केसेस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे थे, शायद सच में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फर्ज निभा रहे थे, स्पेशली बिकॉज उनके पास एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। पर 2025 में विक्रांत मैसी ना सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है कि यूट्यूब वीडियो में फीचर होते हैं, बल्कि अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को अपनी इमेच्योरिटी बताकर डिसमिस कर देते हैं। विक्रांत मैसी नो डाउट एक बहुत अच्छे एक्टर है, बस बेचारे अपनी कही भी बातों पर स्टैंड नहीं ले पाते। पास में उन्होंने बहुत एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए हैं और उससे क्लियरली पता चलता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं। पर अब विक्रांत मैसी ने प्रो हिंदू और प्रो बीजेपी स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनकी तारीफ भी करी है। कुछ चीजों के बारे में जो मुझे लगता था कि गलत हैं और वो शायद इन्फ्लुएंस की वजह से हुई या खुद को ऐसा लगा, आज मुझे वैसा नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक कि चीजें इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मुझे लगी थी। हाँ, शायद पिछले 5 सालों में विक्रांत की आइडियोलॉजी कुछ चेंज हो गई, उनमें थोड़ी सडन मैच्योरिटी आ गई हो, क्योंकि सडन चेंज के पीछे उनकी इस साल आई द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का कोई कनेक्शन तो मुझे नहीं लगता। एक क्षण जो मेरे जीवन में आजीवन मुझे याद रहेगा वो ये है कि साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जब आप हम सबसे वेटिंग एरिया में मिलने आए और मैंने नोटिस किया कि आपकी आंखें तब भी नम थी, वो इस बात का प्रतीक है कि हम सब का प्रयास, वो कहानी का गहरापन आपके दिल तक। उसके बाद आपने हम सब के काम की प्रशंसा की, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका आजीवन धन्यवाद। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे हेट शायद जरूर मिलेगा, पर बॉलीवुड के उन हिपोक्रेट सेलिब्रिटीज को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, जो अपनी पीआर के लिए, शायद अपनी मूवीज को टैक्स फ्री कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग की चिंता करे बिना प्रोपोगेंडा मूवीज आराम से कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द रियल हिस्ट्री ऑफ इट। ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जिस बॉलीवुड पर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्यार और अप्रिसिएशन का रंग इस कदर चढ़ चुका है, उसी बॉलीवुड ने 2014 में एंटी मोदी अपील जारी करी थी। वोटर से रिक्वेस्ट करा था कि अगर इंडिया को सेक्युलर रखना है तो नरेंद्र मोदी को वोट मत करो। Sense of India comes from the fact that we are a secular country, and if that notion, which is so central to our existence, if that itself is vulnerable at the moment, I think it has compelled people to actually speak out. It is the BJP, it is the right-wing fundamentalist forces within the BJP also, which are the ones which are making young people feel very insecure. 60 से ज्यादा सेलिब्रिटीज ने इस अपील पर सिग्नेचर किए थे और कुछ एक्टर्स ने इस अपील का विरोध भी किया था, which maybe shows कि 10 साल पहले बॉलीवुड में शायद पॉलिटिकल डायलॉग थोड़ा बैलेंस था। इनफैक्ट कुछ हद तक तो प्रो कांग्रेस था। राहुल गांधी वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि बॉलीवुड में जो ये राइट विंग की हवा चल रही है, उसके पीछे सच में मोदी जी के अच्छे दिन हैं या फिर इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का एक अपॉर्चुनिस्टिक नेचर, जो कांग्रेस के पावर में आने से शायद फिर से बदल जाए। साथ ही आज तुम्हें पता चले कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की सालों से चली आ रही एक बहुत ही स्ट्रेंज रिलेशनशिप जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रही है। गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा है, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। सवाल जैसे आखिर क्यों इतने सारे एक्टर्स पॉलिटिशियंस बनते हैं और क्या है उन एक्टर्स का पॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड जो किसी पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन तो जीत गए, पर जब बात जनता का भला करने की आई तो पार्लियामेंट में 50% अटेंडेंस भी नहीं रख पाए। सनी देओल 28 दिन एब्सेंट रहे, यानी कि अगर इसका परसेंटेज मैं निकालने लगूं तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि सन्नी पाजी की 25% भी हाजिरी संसद में नहीं रही। क्यों गोविंदा जैसे सुपरस्टार्स पॉलिटिक्स में आने के बाद कब गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। कैसे सुनील दत्त के पॉलिटिकल कनेक्शंस ने संजय दत्त को जेल जाने से बचाया। क्यों अमिताभ बच्चन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ 3 साल के अंदर रिजाइन ही नहीं करा, बल्कि उस 3 साल के पॉलिटिकल करियर ने उन्हें इतना ट्रॉमेटाइज करा कि उन्होंने अपने आप को हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। That's because I am apolitical. I don't talk about politics and I don't want to either. आखिर क्यों आज के न्यू एज बॉलीवुड एक्टर्स
पॉलिटिक्स में एंट्री करने से डरते हैं, जबकि शायद 20-30 साल पहले एक मेन स्ट्रीम एक्टर का पॉलिटिक्स में आना एक आम बात थी। पॉलिटिकल रिग्रेट मेरा था, और वो था जब मैं अपने मित्र राजेश खन्ना के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ा। वो कांग्रेस से लड़ रहे थे और मैं था भारतीय जनता पार्टी। पर वीडियो शुरू होने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो ना तो राइट विंग के सपोर्ट में है ना लेफ्ट विंग के सपोर्ट में। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स हमारे देश के 3 सबसे बड़े ऑब्सेशंस में से 2 हैं, विद क्रिकेट बीइंग द थर्ड वन। और इन दोनों का कनेक्शन, उनकी रिलेशनशिप कोई नई नहीं है। इस वीडियो का मोटिव तुम्हें उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से समझाना है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ के एक्टर्स, सेलिब्रिटीज वेस्ट के एक्टर्स और सेलिब्रिटीज की तरह पॉलिटिकल नहीं है, या उनके पास अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं है, और अगर है भी तो वो करते नहीं है ताकि उनकी ऑडियंस उनसे नाराज ना हो जाए। इन सारे सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में तुम्हें देने की कोशिश की है। साथ ही एंड में तुम्हें मेरा ओपिनियन भी मिल जाएगा कि एक्टर्स को अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि एक्टर ज़ीशान अयूब ने जब ये किया, देश में हो रहे क्राइम्स पर, इनजस्टिस पर अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, तो बॉलीवुड ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया, उनके साथ काम करना बंद कर दिया। एंड क्या सच में आज एपॉलिटिकल होना बॉलीवुड में सरवाइव करने का अकेला तरीका है? क्योंकि जब एक्टर्स किसी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी के पीआर बन जाएं, तब शायद उनका बॉयकॉट नहीं होता। 2014 के इलेक्शंस के समय सलमान खान अपनी मूवी जय हो के प्रमोशन के लिए गुजरात जाते हैं। उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाते हैं, गुजरात के लोगों से नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील करते हैं। पर इस अपील में शायद तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखे। आपके लिए कौन है बेस्टमैन? यहाँ पर आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्टमैन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बांद्रा, यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं। वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मैसिव ऑडियंस को मिसगाइड ना करनी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी को वोट देने की बात करना शायद आज किसी न्यू एज सेलिब्रिटी में इतनी अनबायसनेस और करेज नहीं। मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऐसी प्रमोशनल वीडियो अपलोड करे, जब देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ तारीफ नहीं मानो पूजा करने लग जाए। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? और वरुण धवन के अकॉर्डिंग तो अमित शाह जी देश के लिए हनुमान जी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस लाइन में लग जाएं, तो वो शायद पॉलिटिकल ओपिनियन से ज्यादा एक सोशल मैसेज बन जाता है। एंड ये बात आज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब बॉलीवुड ने किसी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी को इतना ओपनली सपोर्ट किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ने की बात तो अलग है, और उसके पीछे का कोर रीजन भी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पर 2014 के इलेक्शन में देश की सबसे लेजेंडरी सिंगर भारत रत्न लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। दिवाली है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर तो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रही थी, तो उनका बीजेपी को सपोर्ट करना समझ भी आता है। और बात सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की नहीं है, क्योंकि मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी ने बिहार इलेक्शन में खुलकर प्रशांत किशोर को सपोर्ट भले ही न किया हो, पर एक पैसिव सपोर्ट जरूर दिखाया। कोई लगता है बढ़िया आदमी पॉलिटिक्स में जो बदल सकता है बिहार को? नहीं, प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार, गाँव गाँव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। प्रभावित हैं उनसे? उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं वो। अमिताभ बच्चन ने तो एक बार कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए ये तक कह दिया था, गांधी परिवार नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया, वो राजा हैं, हम रंक हैं। फिल्म मेकर पूजा भट्ट और एक्ट्रेस रिया सेन ने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ तक दिया था। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने तो ये एक्सेप्ट तक किया है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री सिर्फ अपने दोस्त राजीव गांधी की रिक्वेस्ट पर करी। और सलमान खान ने 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ पतंग भले ही उड़ाई हो, पर पसंद तो वो राहुल गांधी को भी उतना ही करते हैं। I like राहुल गांधी सर, I like राहुल गांधी। उनके लिए कैंपेन करने जाएंगे। I like राहुल, अगर मुझे बुलाएं तो 100% जाएंगे सर। तो फिर आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करने में विक्रांत मैसी, राजकुमार राव और अरशद वारसी ने भूषण कुमार के साथ मिलकर एक प्रमोशनल सॉन्ग बना दिया है, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? हर इंसान को अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने और उसे एक्सप्रेस करने का पूरा हक होना चाहिए, और एक सेलिब्रिटी बनने से वो हक खत्म नहीं हो जाता जस्ट
बिकॉज लोग आपकी बात सुन रहे हैं, उससे इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड बात यहाँ नरेंद्र मोदी या बीजेपी को सपोर्ट दिखाने की भी नहीं है, बात यहाँ हिपोक्रेसी की है, अपनी आइडियोलॉजी के पीछे के रीजंस ना देने की है, अपनी ऑडियंस को बेवकूफ समझने की है। क्योंकि पहले के एक्टर्स भले ही इतना ओपनली सपोर्ट दिखाते थे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पर उसके साथ जुड़ी होती थी उनकी रीजनिंग, उनकी आइडियोलॉजीज। जैसे सलमान खान के पिता सलीम खान ने 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का रीजन बताया कांग्रेस का उन्हें बुरी तरह डिसअपॉइंट कर देना। ये कहना चाहता हूँ कि आई एम ए वेरी लॉयल वोटर टू कांग्रेस, समझे, और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। स्क्रिप्ट राइटर अंजुम बलबाली ने तो एक एंटी मोदी और एंटी बीजेपी अपील लिखकर बॉलीवुड में अपने 60 से ज्यादा दोस्तों के साइन तक करा लिए थे, पर उनकी उस अपील का भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया। Sense of India comes from the fact that we are a secular country, and if that notion, which is so central to our existence, if that itself is vulnerable at the moment, I think it has compelled people to actually speak out. It is the BJP, it is the right-wing fundamentalist forces within the BJP also, which are the ones which are making young people feel very insecure. और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस अपील का क्रिटिसिज्म तक किया। जैसे फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने कहा कि जब किसी ने प्रो बीजेपी अपील नहीं करी तो एंटी बीजेपी अपील डालकर बॉलीवुड को डिवाइड करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, किसी ने अपील तो नहीं की ना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि आप इस तरह से सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हो, या आप इस तरह से कह रहे हो कि आप इनको वोट मत दीजिए, या एक व्यक्ति को या एक पार्टी को। क्या इंडस्ट्री ने ऐसा कैंपेन चलाया? प्रो मोदी नहीं चलाया, तो आप क्यों इंडस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं? तुषार कपूर ने भी सेक्युलरिज्म को बैड गवर्नेंस से ज्यादा बड़ा इशू बताने वाली बात को क्रिटिसाइज किया, विच शोज कि ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बॉलीवुड में एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल डायलॉग एग्जिस्ट करता था। आर्गुमेंट का स्कोप था, एक दूसरे की बात सुनकर उनसे डिबेट करने की अपॉर्चुनिटी थी। सेलिब्रिटीज में उतना पॉलिटिकल आईक्यू और रीजनिंग थी, ना कि अपने ऑपोजिशन लीडर का नाम सुनकर ऐसे रिएक्शन देने की। मैं राहुल गांधी साहब के साथ चला था जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो यस नहीं जजिंग नो पर मे बी आज शायद ऑडियंस को बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं है। विक्रांत मैसी, राजकुमार राव और अरशद वारसी ने मोदी है तो मुमकिन है कैंपेन तो कर लिया, पर उनके फैंस ने इस बार उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया, क्योंकि शायद अब ऑडियंस को भी पता है कि किसी बॉलीवुड एक्टर का किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर से मिलना, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना आज के समय में शायद सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनकर रह गया। जैसे विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी जैसी मूवीज का इंडिया की कई स्टेट्स में टैक्स फ्री डिक्लेयर हो जाना बाय द गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज वो मूवीज राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट करती हैं। और मैं यहाँ किसी भी मूवी को कोई प्रोपेगेंडा स्टोरी या फेक स्टोरी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर इन सब एक्टर्स से मेरा एक छोटा सा सवाल, जब देश में कोई रेप केस होता है, जब कहीं इनजस्टिस होती है, जब किसी गरीब इंसान को मराठी ना बोलने पर बुरी तरह मार दिया जाता है, जब हमारी देश का एक स्टेट जल रहा होता है, तब ये लोग कहां गायब हो जाते हैं? तब इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इनकी ओपिनियन ना तो ट्विटर पर दिखती हैं, ना किसी इंटरव्यू में, तब कैसे ये सारे लोग एक साथ एपॉलिटिकल हो जाते हैं? इसीलिए शायद प्रकाश राज जैसे एक्टर्स को आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज जरूर कर रहे हैं। See, he is a useless, shameless, heartless, visionless man we have as the Prime Minister of this country. पर उस क्रिटिसिज्म के पीछे उनके स्ट्रॉन्ग रीजंस और आर्गुमेंट्स वो रखते हैं। Prime Minister, he should understand this to what extent he is stooping down. If Manmohan Singh ji was talking about minorities, but when our Prime Minister talks, it becomes Muslims. ना कि किसी तरह के वेग रीजंस की वजह से। जिसकी माँ भी गांव में रहती थी, जिसके परिवार के कोई भी बाकी लोग गवर्नमेंट में है नहीं, वो सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है कि हर वक्त उनके दिमाग में देश की भलाई है। पर आज बॉलीवुड मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड। पहले वो लोग जो खुद को एपॉलिटिकल बोलते हैं और किसी भी तरह का पॉलिटिकल कमेंट करना ही नहीं चाहते। टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट पॉलिटिक्स। ओके, व्हाई? पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है, फिर हमको बैन वैन कर देंगे। और दूसरे वो एक्टर्स, वो सेलिब्रिटीज जिन्हें पॉलिटिक्स करनी तो है पर सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपॉर्चुनिस्ट बनकर अपनी ऑडियंस को मिसगाइड करने वाली पॉलिटिक्स। तो अभी वो राइट विंग से पूरा अपना खाना खाएंगे, उनको जब लगेगा कि अच्छा चीजें बदल गई क्या, एक छोटा सा स्टोरी डाल दी एंड दे विल बी एम्ब्रेस्ड। दे नो दैट, दे आर वेरी शार्प। उनको ये मत मानो कि अरे उनको बेचारों को ना पॉलिटिक्स शायद समझ में नहीं आती। पर इस बीच एक तीसरे प्रकार के पॉलिटिकल एक्टर्स भी हैं, जिन्हें अब किसी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी को सपोर्ट करने के लिए किसी खास रीजन या आइडियोलॉजी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो उसके पैसिव सपोर्टर नहीं, खुद उस पार्टी के मेंबर हैं। इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इलेक्शंस जीत कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स का पॉलिटिशियन बनने का ट्रेंड जो सालों से चला आ रहा है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं।
साल था 1992। हिंदी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार एक दूसरे के सामने खड़े थे। जीत दोनों को चाहिए थी, पर बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि दिल्ली की लोकसभा सीट पर, जिसके लिए कांग्रेस के टिकट के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना, और उनके सामने थे बीजेपी के टिकट के साथ उनके बहुत अच्छे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा। राजेश खन्ना उस दिन वो इलेक्शन तो जीत गए, पर अपने अगेंस्ट अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा देखकर काका इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 2012 में अपनी डेथ तक शत्रुघ्न सिन्हा से बात नहीं करी। राजेश खन्ना मुझसे बहुत नाराज हो गए। जाहिर है इमोशनली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको लगा मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी ने कहा ये तो कहाँ मानने वाले थे। और शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना पहले ऐसे सुपरस्टार भी नहीं थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया। उनसे पहले अमिताभ बच्चन 1984 में कांग्रेस की तरफ से अहमदाबाद सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत चुके थे, पर सिर्फ 3 साल बाद अपना टर्म पूरा करे बिना उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके रीजन पर मैं भी आऊंगा। पर कहानी का तात्पर्य यह है कि 1970s से बॉलीवुड ने पॉलिटिक्स को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उनका जितना क्लोज रिलेशनशिप रहा है, उसके कंपैरिजन में तो आज बहुत कम मेन स्ट्रीम सुपरस्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। जहां शाहरुख खान खुद को एपॉलिटिकल बताते हैं। मुझे वो काम ना आता है, ना मैं करना चाहता हूं, ना मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, ना मैं उसके साथ कभी जुड़ना चाहता हूं। मनोज बाजपेयी के अकॉर्डिंग वो एक पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते। मोदी जी अगर आपको कहें कि बीजेपी से लड़ लीजिए, तब मैं क्षमा मांग लूंगा, मैं बिल्कुल क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वहीं 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के पीक पर अपने दोस्त राजीव गांधी की गुहार पर पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी इलाहाबाद से इलेक्शन जीते भी, पर उनके अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन होना, उसे रखना और एक पॉलिटिशियन बनने में जमीन आसमान का फर्क है। और जब 1987 में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के साथ अमिताभ बच्चन का नाम इनफेमस बोफोर्स करप्शन स्कैंडल में आया, तो अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद के लोगों से माफी मांगते हुए अपनी उस सीट से रिजाइन कर दिया, बिना अपना टर्म पूरा करे। जो 21 साल बाद गोविंदा ने भी 2008 में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ मुंबई की सीट से रिजाइन करके किया। इनफैक्ट गोविंदा ने तो अपने पॉलिटिकल करियर को एक वेस्ट ऑफ टाइम तक बोल दिया था। 1970 से 2025 तक पॉलिटिकल पार्टीज ने बार बार एक्टर्स को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिए, और कई बार तो इसकी कॉस्ट थी अपनी पार्टी के लॉन्ग टर्म सीजन्ड प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस को टिकट ना देना। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने कांग्रेस के टिकट पर नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट से 5 बार लोकसभा इलेक्शन जीता। राज बब्बर ने 1989 में तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, लोकसभा चुनाव भी जीते, पर बाद में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और जया बच्चन ने 2004 में अपने पॉलिटिकल करियर शुरू किए। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ के एक्टर्स भी 1970s से पॉलिटिकली एक्टिव है। फिर चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार एमजी रामचंद्रन का 1977 में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनना हो, या फिर जयललिता का पॉलिटिकल करियर जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि उनके एक्टिंग करियर तक को ओवरशैडो कर दिया था। तमिलनाडु के लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाने लगे थे। एनटी रामाराव ने अपने पॉलिटिक्स में आने से पहले जो फिल्म और शोज में माइथोलॉजिकल रोल्स किए थे, उसने लोगों में उनकी इमेज इतनी ज्यादा लॉयल और ट्रस्टवर्दी बना दी कि जब 1982 में एनटीआर ने अपनी तेलुगु देशम पार्टी शुरू करी, तो अगले ही साल वो कांग्रेस की चल रही मोनोपोली को तोड़ने में सक्सेसफुल रहे थे। 2018 में कमल हसन ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी एमएनएम लॉन्च की। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी खुद की पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने की बात तो की है, और अभी रिसेंटली 2024 में जोसेफ विजय चंद्रशेखर या थलापति विजय ने इन सभी एक्टर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। और पिछले 3 लोकसभा इलेक्शंस में भी बॉलीवुड का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कोई कम नहीं हुआ है। 2014 में परेश रावल, विनोद खन्ना और किरण खेर ने बीजेपी की तरफ से लोकसभा इलेक्शन जीते। 2019 में सनी देओल ने गुरदासपुर से लड़कर इलेक्शन जीता। 2024 में कंगना रनौत ने अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी से लड़कर इलेक्शन जीता। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो ऐसे भी थे जो चुनाव हार गए। पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको सिर्फ इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, एक तरीका और है पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का, और वो है डायरेक्ट नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत की इंडिपेंडेंस के बाद पृथ्वीराज कपूर वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ बॉलीवुड जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। और उसके बाद से अब तक हर बार मानो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, होते ही हैं जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। कई बार तो वो नॉमिनेट होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन तक लड़ लेते हैं। पर सवाल ये उठता है, जब देश में ऑलरेडी इतने सीजन्ड, इतने एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी के पास हजारों ऑप्शंस हैं। तो एक बॉलीवुड एक्टर या सिंगर को इलेक्शन टिकट देने के पीछे का असली रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऑब्वियसली किसी बॉलीवुड एक्टर या सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग, उसके फैंडम का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि एक एक्टर या क्रिकेटर से ज्यादा इस देश में आई डोंट थिंक कोई और पॉपुलर हो सकता है। और ये रीजन भी कुछ हद तक सही भी है, पर इन रियलिटी दिस इज नॉट अबाउट द पॉपुलैरिटी या फैन फॉलोइंग ऑफ सेलिब्रिटी, बट एक्चुअली पॉलिटिक्स में उतरना इन एक्टर्स के लिए एक टू वे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जिसमें जितना ज्यादा फायदा उस पॉलिटिकल पार्टी को होता है उतना या शायद उससे ज्यादा उस एक्टर को भी। मेजरली 3 रीजन की वजह से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक्टर, सिंगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है। पहला है उसकी पॉपुलैरिटी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये जितने स्टार प्रचारक थे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफल रहे, इनकी बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग रही, तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगा, विशेषकर केंद्रीय दलों को लगा कि इनको हम लोग टिकट दे सकते हैं ताकि हमें वो सीट्स मिल सके। दूसरा रीजन है उन एक्टर्स का डूबता हुआ एक्टिंग करियर। अगर तुम इन सभी एक्टर्स के पॉलिटिकल करियर्स को ध्यान से देखोगे तो यू विल नोटिस कि वो शुरू उस समय हुए हैं जब उनकी फिल्में चलना बंद हो, जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें कास्ट करना बंद कर दिया है। और एक्टर्स के लिए बॉलीवुड जितना कट थ्रोट कंपटीशन है, एक्ट्रेसेस के लिए तो उनका एज फैक्टर भी उनके करियर को काफी कट शॉर्ट कर देता है। पर इवन आफ्टर गिविंग फ्लॉप्स, ऑडियंस के लिए एक पसंदीदा एक्टर के लिए प्यार और नॉस्टैल्जिया कभी कम नहीं होता। इसीलिए आज भी हजारों लोग गोविंदा का 90s में किया गया डांस देखने आते हैं। आज भी केबीसी में अमिताभ बच्चन की जगह कोई यंग न्यू एज एक्टर ले ही नहीं सकता। और इन एक्टर्स की इस पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी उन्हें इलेक्शन के टिकट्स देकर। एंड तीसरा रीजन थोड़ा साइकोलॉजिकल है। यूजुअली किसी भी इंसान को लाइफ में 3 चीजें चाहिए होती हैं, मनी, फेम और पावर। अब एक सक्सेसफुल एक्टिंग करियर तुम्हें पैसा और फेम तो दे सकता है, और ये दोनों मिलने के बाद सिर्फ डिजायर और पावर एक एक्टर को पॉलिटिशियन बनाती है, अगर वो उस पॉलिटिकल करियर के साथ आने वाली हेट से डील करने के लिए तैयार। क्योंकि एक पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना, अपनी सालों से एस्टैब्लिश करी गई पॉपुलैरिटी, जनता के मन में आपके लिए प्यार पर जीत जाना तो आसान है, पर द रियल चैलेंज कम्स आफ्टर दैट, जब बात आती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने की, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। अमिताभ बच्चन ने जहां अपने 5 साल का टर्म तक पूरा नहीं किया, वहीं हेमा मालिनी से भी मथुरा के लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। कंगना रनौत तो एमपी बनने के बाद ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं जिससे बीजेपी खुद परेशान है। पार्टी के हेड जेपी नड्डा को कंगना रनौत को डांट कर शायद वो ट्वीट डिलीट कराने पड़ रहे हैं, और सनी देओल तो पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर लें, वही बड़ी बात है। सिंगर टर्न पॉलिटिशियन हंसराज हंस की अटेंडेंस 39% थी, और हेमा मालिनी और किरण खेर भी 50% अटेंडेंस तक मेंटेन नहीं कर पाए, व्हिच इज एक्चुअली सैड, क्योंकि जो वोटर्स इन सेलिब्रिटीज पर भरोसा कर इन्हें वोट करते हैं, मोस्टली बिकॉज फिल्मों में निभाए हुए उनके किरदार लोगों की मेमोरी में आज तक फ्रेश हैं। लोग उन्हें फेमिलियर समझते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। पर वही सेलिब्रिटीज एक बार इलेक्शन जीतने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ देखते भी नहीं है, और शायद यही रीजन भी है कि अगले इलेक्शन में पार्टी उन्हें दोबारा टिकट भी नहीं देती, और अगर देती है तो शायद जनता उन्हें इलेक्ट नहीं करती। हाँ, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स या फिल्म पर्सनालिटीज ऐसी जरूर है जिन्होंने एक्टिंग अच्छी की हो या ना की हो, पॉलिटिक्स में काम जरूर किया, जैसे सुनील दत्त जिन्होंने 1987 में पंजाब में कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट पैदल यात्रा करी। स्मृति ईरानी तो एकता कपूर के सीरियल से बीजेपी की सबसे बड़ी लीडर्स में से एक बन गई। पर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की रिलेशनशिप सिर्फ इलेक्शन का टिकट देकर जीत जाने तक की नहीं है। इट इज मच मोर डीपर देन दैट। जहां पॉलिटिक्स का एक इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में तो हमेशा से दिखता है, पर आज शायद जो पॉलिटिकल नैरेटिव चलाया जा रहा है, इधर थ्रू फिल्म्स और इंटरव्यूज या फिर उसके जवाब में सेंसरशिप का डर जो हर प्रोड्यूसर में रहता है, ये सब बॉलीवुड में आज से पहले शायद कभी नहीं देखा गया। 2022 में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म लेकर आता है जो सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को, पूरी इंडियन सोसाइटी को हिलाकर रख देती है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर तो सुपर हिट हुई, ऑडियंस से इसे प्यार भी मिला। विवेक अग्निहोत्री को कश्मीरी पंडित्स की स्टोरी, उनकी ट्रेजेडी दिखाने के लिए अप्रिसिएशन मिली, उन्हें करेजियस कहा गया। लेकिन सोसाइटी और पॉलिटिक्स का एक सेक्शन ऐसा भी था जिन्हें ये फिल्म सिर्फ एक प्रोपेगेंडा लगी। एंड कश्मीर फाइल्स की कहानी कितनी प्रोपेगेंडा थी, कितनी सच, इस बात पर कमेंट करना इस वीडियो को पर्पस नहीं है। पर पिछले कुछ सालों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पॉलिटिकल मूवीज का जो ट्रेंड स्टार्ट किया वो जरूर देखने लायक। कश्मीर फाइल्स के 3 साल बाद विवेक अग्निहोत्री लाते हैं द बंगाल फाइल्स, जिसे उन्होंने मार्केट तो कश्मीर फाइल्स की तरह किया। सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो लोग बैठे हुए हैं सारे, उनको ये समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये तो हमारा है बंगाल।
इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। ये मेरा प्रदेश है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा इतिहास है। पर 3 सालों में शायद ऑडियंस का विश्वास विवेक अग्निहोत्री से उठ गया था। इसलिए ना सिर्फ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, पर ऑडियंसेस ने खुलेआम इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता दी। यही हाल हुआ 2024 में रिलीज हुई विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का भी। और प्रोपेगेंडा एलिगेशन से तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बनी उनकी बायोपिक तक नहीं बच पाई, जो 2019 में आई थी। विवेक ओबरॉय ने पीएम मोदी का कैरेक्टर प्ले किया था। पर जब हर बार पॉलिटिकल फिल्म्स बनाने का ये फॉर्मूला फेल हो रहा है, तो ये फिल्में बन क्यों रही हैं? क्योंकि दिक्कत पॉलिटिकल फिल्म बनाने में नहीं है, उसके पीछे की इंटेंशन में है। उस फिल्म को बना रहे, उस फिल्म में काम कर रहे लोगों की इंटेंशन पर है। क्योंकि पॉलिटिकल फिल्में बनने का फिनोमेना बॉलीवुड में कोई नया नहीं है। सब रंग दे बसंती की बात करते हैं, पर 2007 में आई फिल्म गांधी माय फादर महात्मा गांधी के बेटे की लाइफ पर बेस्ड है, जिसे गांधी जी कभी उतना समय और अटेंशन ही नहीं दे पाए, क्योंकि वो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 2018 में आई अजय देवगन की फिल्म रेड के क्लाइमैक्स में करप्ट पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मदद मांगने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं, जो अजय देवगन के कैरेक्टर को कॉल करके रेड रोकने का ऑर्डर देती हैं। और ये तो फिर भी एक रीसेंट फिल्म है। बॉलीवुड और पॉलिटिकल फिल्म का कनेक्शन या फिर उनकी जुगलबंदी या फिर उनकी नोकझोंक तो 1975 से चल रही है, जब गुलजार की डायरेक्ट की गई फिल्म आंधी को 1975 की इमरजेंसी के टाइम पर बैन कर दिया गया था, क्योंकि अलिजिडली उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की प्राइवेट लाइफ दिखाई गई थी। पर आज शायद बॉलीवुड फिल्मों में या रियल लाइफ में भी बॉलीवुड एक्टर्स का अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस को खुलेआम एक्सप्रेस करना किस हद तक सेफ कहा जा सकता है। क्योंकि एज एन ऑडियंस शायद आज हम उतने रेडिकलाइज या इतने अवेयर हो चुके हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी राइट विंग के फेवर में बोले या लेफ्ट विंग के फेवर में, उसका ट्रोल होना तो गारंटीड, और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को एक्सप्रेस करना तो फिर भी दूर की बात है। आज तो शायद कोई सेलिब्रिटी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी आवाज नहीं उठाना चाहता। अगर उठाता है तो उस पर पॉलिटिकल होने के एलिगेशंस लग जाते हैं। जैसे 2020 में दीपिका पादुकोण को पूरे देश ने क्रिटिसाइज किया जस्ट बिकॉज वो अपनी मूवी छपाक, जिसकी कहानी थी एसिड अटैक सर्वाइवर की, उसके रिलीज विंडो के दौरान दिल्ली के कंट्रोवर्शियल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चली गई, जहां 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर अटैकर्स ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को हरास करने की कोशिश की थी। और इसी तरह के इल्जाम लगते हैं एक्टर ज़ीशान अयूब पर जस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन सोशल टॉपिक्स। मैंने अगर ये बोला है यार इस आदमी को तुमने मारा क्यों, तो लोग क्या मान रहे हैं वही आप, क्योंकि जब डेविल्स एडवोकेट आप बने, इसी तरह के सवाल आते हैं हमें भी ना, इंटरनेट पे भी यही आते हैं सवाल कि वो आपको पॉलिटिक्स में जाना है क्या। शायद यही रीजन है कि आजकल ज्यादातर न्यू एज एक्टर्स या फिर सेलिब्रिटीज ना तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ना अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, और ना ही हमारी सोसाइटी में हो रही किसी इनजस्टिस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शायद इमोशनल होकर किया गया एक कमेंट, एक ट्वीट, डाली हुई एक स्टोरी सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स कम कर सकता है, शायद बॉलीवुड में उन्हें बॉयकॉट तक करा सकता है। पर हमारे देश के इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों का इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर एपॉलिटिकल रहना या अपने आप को चुप रखना किस हद तक सही है। अब इस पर बहुत से लोग ये ओपिनियन जरूर देंगे कि भाई उनका ओपिनियन, उनकी मर्जी, वो दे या ना दे, ट्वीट करके स्टोरी डालकर पूरी दुनिया को बताना है या नहीं ये भी उन्हें डिसाइड करने दो। पर इस टॉपिक पर मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग और स्ट्रॉन्ग। जब आप एक सेलिब्रिटी बनते हो तो तुम्हारा व्यूज, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे ओपिनियन सिर्फ तुम्हें इंपैक्ट नहीं करते, तुम जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो उन सबको भी करते हैं। इसलिए जब फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर या पहलगाम पर हुए पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक्स पर तुम कोई सपोर्ट नहीं करते या फिर इन इश्यूज पर अपना सपोर्ट या अपना ऑपोजिशन नहीं दिखाते, ए पॉलिटिकल बन जाते हो, वो सिर्फ तुम्हारे फैंस को ए पॉलिटिकल होने के लिए इंस्पायर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा शायद खुद का कैरेक्टर भी एक्सपोज करता है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, ए पॉलिटिकल होने का सिर्फ आइडिया भी एक ऐसी प्रिविलेज पोजीशन से आता है। मैं उस तौर पे प्रिविलेज नहीं था, ठीक है, तो मैंने देखा है कि जब आप फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो कि हिंदुस्तान का 95% इंसान है, तो आपके साथ क्या क्या सिस्टम कैसे बिहेव करता है आपके साथ, तो आई नो कि भाई इस पे कुछ ना करके तो कुछ नहीं हो सकता, बात करनी पड़ेगी। आज एक सेलिब्रिटी बनने के बाद तुम्हारे पास लाइफ में शायद सब कुछ है, इसीलिए शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीर में अटैक हो या फिर किसी शहर में किसी का रेप हो। एंड इसीलिए मेरा ओपिनियन है किसी भी सेलिब्रिटी का ए पॉलिटिकल होना एक बिट्रेयल है अपने लाखों करोड़ों फैंस की तरफ, जो आज भी वही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके बारे में उनके सेलिब्रिटीज शायद सोचते तक नहीं है। एंड इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी पॉलिटिकल है या नहीं, तुम्हें उसके पीछे के रीजंस क्या लगते हैं, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी एक और प्लेलिस्ट है ऐसी और पॉप कल्चर डीप डाइव्स पर इन्हें चेकआउट करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।